रोल नंबर 43 है, वो दोबारा ज्वाइन कर लें। हेलो मुदस्सिर। यस सर। यार ये 43 रोल नंबर है, इनको कहीं जरा दोबारा ज्वाइन कर लें। इसमें कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से वो रिमूव जी हो जी सर, मैं कहता हूँ उसको। जी सर। गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला जो लेक्चर था उसमें हम देख रहे थे कि कार्नट साइकिल जो है, रिवर्स कार्नट साइकिल, वो असल में किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। और रिवर्स कार्नट साइकिल को हम असल में बनाना क्या चाह रहे हैं, हम इनफैक्ट उसको रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ क्यों करना चाह रहे हैं, इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि पहले जो हमने कार्नट साइकिल पढ़ा था वो पावर जनरेशन का कार्नट साइकिल था, जिसमें आप डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस करने के बाद पावर जनरेट करते थे। वो पावर आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। क्यों, ये कैसे कैसे यूज करते थे, जैसे अगर आपके गैस पावर्ड साइकिल्स थे तो उनमें गैस आपका वर्किंग फ्लूइड होता था और उनकी जो बेस होती थी वो कार्नट साइकिल ही होती थी। लेकिन आप क्या करते थे कि ऑटो साइकिल में पेट्रोल इंजन को मूव कर रहे होते थे। सेम इसी तरह से आप डीजल साइकिल में क्या कर रहे होते थे कि डीजल को प्राइमरी सोर्स के तौर पे या प्राइमरी उसके थ्रू आप मूव कर रहे होते थे। एक सेकेंड जी। अच्छा जी, उसमें डीजल अगर साइकिल होता था तो डीजल साइकिल में आप क्या करते थे कि डीजल को प्राइमरी सोर्स के तौर पे यूज कर रहे होते थे और आप पावर जनरेट कर रहे होते थे। वो जितने भी साइकिल थे, ब्रिटन साइकिल हो गया, रैंकन पावर साइकिल हो गया, वो पावर के साइकिल थे। अब अगर हम कार्नट साइकिल को उल्टा कर दें यानी रिवर्स कार्नट साइकिल बनाएं तो वो आपका रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए। यानी आपका जब पर्पस हो एयर कंडीशनिंग, या आप सिंपल ये कह सकते हैं हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर, HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अगर आप इस पे फोकस कर रहे हो या रेफ्रिजरेशन पे फोकस कर रहे हो तो आप रिवर्स कार्नट साइकिल को यूज कर रहे होते थे। वो मैंने आपको बताया था कि रिवर्स कार्नट साइकिल को आप किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, कार्नट हीट पंप के तौर पे और कार्नट रेफ्रिजरेटर के तौर पे। कार्नट हीट पंप की जो सीओपी है वो आपके पास 1/TH/TL-1 होता है। और अगर आप हीट पंप की सीओपी जो है वो नोट डाउन करें तो वो क्या होगी कि वो होगी 1/1 - TL/TH। तो ये कार्नट हीट पंप और कार्नट रेफ्रिजरेटर में फ़र्क क्या होता था, कार्नट हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में फ़र्क ये होता था कि एक में आपकी जो डिज़ायर होती थी वो चीज़ों को कूल डाउन करना होता था, और हीट पंप में आपकी डिज़ायर क्या होती थी, हीट पंप में आपकी डिज़ायर ये होती थी कि आपने रूम के टेम्परेचर को हीट अप करना था। तो ये बेसिक जो इसका फिनोमेना था जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। अब इसी को आगे लेके चलते हैं कि जब हम रिवर्स कार्नट साइकिल बनाते हैं तो ये टीएस डायग्राम में फिगर 11.2, इसमें टीएस डायग्राम शो की गई है रिवर्स कार्नट साइकिल की। तो इसमें प्रोसेस 1 to 2 आपके पास हीट जो है वो QL यानी लो टेम्परेचर के ऊपर आपका जो हीट होती थी इसमें अब्जॉर्ब होती थी और वेपोरेट होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो अंदर आपके पास रेफ्रिजरेंट चल रहा है 1 to 2 प्रोसेस में वो उसकी वेपोरेशन होगी। और 2 से 3 उसका प्रेशर रेज किया जाता है। प्रेशर रेज करने के लिए यूजुअली हमारे पास यहाँ पंप होता है या कंप्रेसर होता है। और कंप्रेसर जो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूज हो रहा था, पंप आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूज हो रहा था। तो ये जो पॉइंट 2 है, अगर ये पॉइंट आपका एक्सट्रीम राइट साइड पे शिफ्ट हो, यानी ये जो डूम की सैचुरेटेड वेपर की लाइन है, अगर इसके ऊपर शिफ्ट हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप कंप्रेसर को यूज कर सकेंगे। अदरवाइज ये जो जहाँ पे अभी पॉइंट आपको शो हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ना तो आप पंप यूज कर सकते हैं ना ही आप कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। अगर आप करेंगे भी तो क्या होगा, अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इरोजन होगी अगर आप पंप को यूज कर रहे होंगे। तो जो पार्टिकल रह गए हैं यानी जो जो उसमें वेपर्स रह गए हैं वो उसके इम्पेलर को खराब कर देंगे। अगर आप कंप्रेसर की बात करेंगे तो कंप्रेसर में लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि कंप्रेसर का जो बेसिक फिनोमेना होता है
वो चीज़ों को कंप्रेस करने में होता है, और कंप्रेसिबल फ्लूइड को ही आप कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, जो पॉइंट 2 है ये आपका राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए। ये जो डूम की रेड लाइन आ रही है, डिसेंडेंट लाइन है, एक इंक्रीजिंग लाइन होती होगी, जो ये लेफ्ट साइड पे जब डूम इंक्रीज कर रहा है और डूम की पीक पे जाने के बाद इसकी डिक्रीजिंग है। तो राइट साइड की जो लाइन है इसकी तरफ अगर आपका पॉइंट 2 इसके ऊपर आ जाता है तो वो 100% वेपर्स हो जाएंगे। तो वेपर्स आपके क्या होंगे, उसको आप कंप्रेस करके उसका क्या बढ़ा सकेंगे, प्रेशर बढ़ा सकेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे टरबाइन है। तो टरबाइन जो है वो बहुत महंगा इक्विपमेंट होता है, इसकी हैंडलिंग बड़ी मुश्किल होती है, और ये लार्ज स्केल इक्विपमेंट होता है। टरबाइन जो होती है ये छोटे स्केल पे आप नहीं यूज कर सकते। तो रेफ्रिजरेशन को कम्पैक्ट करने के लिए टरबाइन का जो पर्पज है वो हम एक्सपेंशन वेल्व या थ्रोटलिंग वेल्व, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन वेल्व या थ्रोटलिंग वेल्व, के थ्रू आप इसको अकोमोडेट कर रहे होते हैं। जब आप इसको इन दो चीज़ों से अकोमोडेट करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपके पास आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बनता है। आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर का मतलब वेपर्स यूज होंगे उसमें, वेपर्स के थ्रू आप उसकी कूलिंग के पर्पज को अचीव कर रहे होंगे। और कंप्रेशन से मुराद कंप्रेसर आपका लगेगा, रेफ्रिजरेशन से मुराद आपका पर्पज कूलिंग होगा, रेफ्रिजरेशन होगा उसमें। साइकिल से मुराद वो आपका एक प्रॉपर साइकिल को फॉलो करेगा। साइकिल तब बनता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल, अगर फाइनल स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट के साथ मीट कर जाए तो वो आपका एक थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है। तो many of the impracticalities associated with the reversed Carnot cycle can be eliminated by vaporizing the refrigerant completely before it is compressed and by replacing the turbine with a throttling device, such as an expansion valve or a capillary tube. So it may be the turbine may be replaced by an expansion valve or a capillary tube. तो कैपिलरी ट्यूब और एक्सपेंशन वाल्व दोनों एक ही काम करते हैं। सडन एक्सपेंशन करवाते हैं ड्यू टू विच द कूलिंग इफेक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। कूलिंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है सडन एक्सपेंशन से, और प्रेशर भी ड्रॉप होता है जब आप चीज को सडनली एक्सपैंड करवाएं, यानी थ्रॉटलिंग करवाएं, तो थ्रॉटलिंग के नतीजे में आपका प्रेशर भी ड्रॉप होता है और टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। तो ये दोनों चीजें आप किससे अचीव करते हैं, या तो एक्सपेंशन वाल्व से करते हैं या कैपिलरी ट्यूब से करते हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि आपका पॉइंट जो था मतलब 1 to 2 प्रोसेस का, जो इससे पिछली डायग्राम थी 11.2 जो डायग्राम थी, उसमें हमने देखा कि आपका पॉइंट 2 अगर राइट साइड पे शिफ्ट होता है, 100% वेपर्स पे शिफ्ट होता है, तो आप कंप्रेसर को यूज करते हुए उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। प्रेशर बढ़ाना क्यों है, प्रेशर बढ़ाना इसलिए है कि आपने जो हीट लॉस करवानी है वो हाई प्रेशर के ऊपर करवानी है, और अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो आपका फ्लो नहीं चलेगा, यानी साइकिल नहीं बनेगा। साइकिल को बनने के लिए आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा साइक्लिक वे में उसको ट्रीट करने के लिए रेफ्रिजरेंट को। The cycle that result is called the ideal vapor Rankine ideal vapor compression refrigeration cycle। जो ये साइकिल बनेगा जब हम एक्सपेंशन वैल्व दिखा देंगे और आपका ये जो पॉइंट 1 है वो 100% वेपर्स अगर आपके होंगे, यानी कंप्रेसर की एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास 100% कंप्रेसर हो और कंप्रेसर के थ्रू आप कंप्रेशन कर रहे हो, तो जो साइकिल बनता है वो आपका क्या बनता है, आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसमें अगर आप इसकी टीएस डायग्राम को देखें तो टीएस डायग्राम में आपके पास 4 स्टेप्स हैं या 4 प्रोसेसेस हैं। 1 to 2 एक प्रोसेस है, 2 to 3 एक प्रोसेस है, 3 to 4 एक प्रोसेस है, और 4 to 1 एक प्रोसेस है। ठीक है जी। 1 to 2 क्या है, 1 to 2 आपकी कंप्रेशन है। आपके पास 100% वेपर्स आए रेफ्रिजरेंट के 1 पॉइंट के ऊपर जो कॉइल्स के अंदर चल रहा होता है, तो 1 पॉइंट के ऊपर आपके पास 100% रेफ्रिजरेंट के वेपर्स आए, उसको आपने कंप्रेस किया। कंप्रेस करेंगे तो वर्क इनपुट आएगा इस प्रोसेस में। 1 to 2 आपके पास वर्क इनपुट आ गया जो आप कंप्रेसर के अंदर दे रहे हैं। ठीक है जी। तो वर्क इनपुट आया आपके पास, आपने कंप्रेशन की, कंप्रेशन के रिजल्ट में क्या होगा, कंप्रेशन के रिजल्ट में आपके पास प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो 1 to 2 आपका प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है जी, हाई प्रेशर की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी चीज को पंप करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बताया था कि बार बार स्ट्राइक करें किसी चीज के ऊपर तो क्या होगा कि उसमें थर्मल एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। प्रेशर तो ट्रांसमिट होगा ही होगा, साथ साथ आपकी थर्मल एनर्जी भी ट्रांसफर होगी।
तो ये आपका अल्टीमेटली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 0.2 के ऊपर आप पहुंच गए। 0.2 क्या है जी, कंप्रेसर का आउटलेट पॉइंट है। अब जब आप कंप्रेसर के आउटलेट पॉइंट की बात करते हैं तो उसके बाद आपका इक्विपमेंट कौन सा लगता है, उसके बाद आपके पास कंडेंसर आता है। ठीक है जी। कंडेंसर आपका वार्म एनवायरनमेंट में उसकी हीट को, किस हीट को, ये जो आपने जब इसको कंप्रेस किया तो उसके साथ एक हीट भी एसोसिएटेड थी, उस हीट को कम करने के लिए यूज होता है, यानी वार्मर एनवायरनमेंट में वो हीट को बाहर फेंकता है। लेकिन स्टिल द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ योर रेफ्रिजरेंट इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर कौन सी है, सराउंडिंग टेम्परेचर किस चीज का हम ले रहे हैं। सराउंडिंग टेम्परेचर में दो चीजें आएंगी, एक तो एनवायरनमेंट है, जो वार्म एनवायरनमेंट है वो आपका बाहर जो हम मतलब बाहर जो भी एनवायरनमेंट हो उसका, उसको सराउंडिंग ले सकते हैं। या अगर आप क्यूएल की बात करें, जो कि ट्यूब्स आपकी रेफ्रिजरेटर के अंदर होती हैं, तो वहां पे जो एनवायरनमेंट बनता है तो वो भी आपकी सराउंडिंग्स कहलाएंगी। ठीक है जी। वो टेम्परेचर भी आप ले सकते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने जब सराउंडिंग में कोई चीज रखी, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई चीज रखी, तो हम चाहते हैं कि उसमें से हीट अब्जॉर्ब हो। ठीक है जी। कौन अब्जॉर्ब करे, आपका रेफ्रिजरेंट अब्जॉर्ब करे। तो अल्टीमेटली रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपके पास कम होना चाहिए। जब जब वो किस में इंटर हो, जब वो वेपोरेटर में इंटर हो। वेपोरेटर कहाँ होता है, वेपोरेटर रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है। जो अंदर आपकी ट्यूब चल रही होती है वो आपका वेपोरेटर कहलाता है। वेपोरेटर क्यों कहलाता है, वो इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें वेपोराइजेशन हो रही होती है, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपोरेट हो रहा होता है, यानी वो लिक्विड या मिक्सचर ऑफ सम सर्टन लिक्विड एंड प्रेशर, और सॉरी वेपर से 100% वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा। तो ये क्या है जी, ये प्रिंसिपल है। आपने क्या किया, कंडेंसर में हीट को निकाला, निकालने के बाद आपके पास 0.3 अचीव हो गया। 0.3 अब आपके पास हीटेड लिक्विड है। ठीक है जी। 3 पॉइंट आपके पास क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड है, लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब आपने क्या करना है कि इसके टेम्परेचर को कम करना है। अब आप इसके टेम्परेचर को कम कैसे करेंगे, कम करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम करने हैं। प्रेशर क्यों कम करना है, वो मैंने आपको बताया कि साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और टेम्परेचर क्यों कम करना है, टेम्परेचर इसलिए कम करना है कि आप रेफ्रिजरेटर के जो इनसाइड स्पेस है, जो कूल्ड स्पेस है, रेफ्रिजरेटर की कूलिंग स्पेस है, उसके टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। अब आपने एक्सपेंशन वाल्व लगाया, एक्सपेंशन वाल्व आपका थ्रॉटलिंग करवाएगा। थ्रॉटलिंग क्या होती है, थ्रॉटलिंग आपकी होती है कि आप सडन एक्सपेंशन करवाते हैं किसी चीज की। जब आप वाटर की सडन एक्सपेंशन करवाएंगे तो ये इसमें से वाटर का प्रेशर भी ड्रॉप होगा और उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। अब जो प्रेशर और टेम्परेचर उसका ड्रॉप होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास जो वो 100% लिक्विड था उसमें से कुछ वेपर्स भी बन चुके होंगे। क्यों, क्योंकि आप अगर कम प्रेशर के ऊपर चीज़ों को देखें तो उसकी बॉइलिंग जल्दी होती है बनिस्बत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर। तो 3 से 4 पॉइंट आपके पास क्या आ गया जी, थ्रॉटलिंग का पॉइंट आ गया। एक्सपेंशन आपने करवाई एक्सपेंशन वेल के थ्रू, तो ये थ्रॉटलिंग का प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग में आपके पास एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है। वो आगे आएगी एक डायग्राम जिसमें मैं आपको ये अगेन बता दूंगा। ये हैं 4 प्रोसेसेस बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल के, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 ये आपके पास आ गए जी 4 साइकिल्स। 3 to 4 डैश जो है ये आपके पास आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसोइंट्रोपिक है। तो यहाँ पे आइसोइंट्रोपिक नहीं हो रहा होता एक्सपेंशन वेल में, आपके पास आइसोइंथैल्पिक होता है। ठीक है, आइसोइंट्रोपिक नहीं है, आइसोइंथैल्पिक है। एंट्रोपी चेंज हो रही होती है लेकिन एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रह रही होती है। तो यही प्रोसेसेस आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसको मैं जल्दी थोड़ा रीड आउट करता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में अभी बता दी है, लेकिन मैं रीड आउट करता हूँ इसको। इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, अच्छा सॉरी 1 से 2 हम गए, 2 से 3 गए, 4 पॉइंट तक आ गए, 3 से 4 पॉइंट तक। अब 4 से 1 क्या है, 4 से 1 वेपोरेटर है। वेपोरेशन होगी, वेपोरेशन कैसे होगी, जब आप कंपार्टमेंट खोलते हैं रेफ्रिजरेटर का तो आप उसमें एक कोई भी हीटेड चीज रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो कूल डाउन हो जाती है। कूल डाउन कैसे होती है, वेपोरेटर का पॉइंट 4 जो है वहां पे आपके पास कम टेम्परेचर और कम प्रेशर के ऊपर रेफ्रिजरेंट इंटर हो रहा है। अब वो हीट अब्सॉर्ब करेगा किस चीज में से, वो जो आपने अंदर गर्म चीज रखी है उसकी हीट को अब्सॉर्ब करेगा, और क्या होगा रिजल्टेंटली आपका 4 to 1 आपका वेपोरेशन होगी, वेपोरेट होगा। वही रेफ्रिजरेंट आपका वेपोराइजेशन स्टार्ट होगी, वेपोरेट होके 0.1 पे पहुंचेगा जो कि 100% वेपोरेटेड आपके पास 100% वेपोरेटेड रेफ्रिजरेंट होगा।
ठीक है जी। तो 4 से 1 आपके पास एवेपोरेटर आ गया, 1 से 2 कंप्रेसर आ गया, 2 से 3 कंडेंसर आ गया, 3 से 4 आपके पास एक्सपेंशन वाल्व आ गया। इन एन आइडियल, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन कैसे कर देंगे मैं आपको बता देता हूँ। In an ideal vapor compression refrigeration cycle, the refrigerant enters the compressor at state 1 as saturated vapor and is compressed isentropically to the condenser pressure. The temperature of the refrigerant increases during this isentropic compression process to well above the temperature of the surrounding medium. The refrigerant then enters the condenser as superheated vapor at state 2 and leaves as saturated liquid at state 3 as a result of heat rejection to the surrounding. The temperature of the refrigerant at this state is still above the temperature of the surroundings. In order to make it low to the surroundings, then we are going to have some throttling valve or expansion valve. The saturated liquid refrigerant at state 3 is throttled to the evaporator pressure by passing it through an expansion valve or capillary tube. The temperature of the refrigerant drops below the temperature of the refrigerated space during this process. The refrigerant enters the evaporator at state 4 as a low quality saturated mixture and is completely evaporated by absorbing heat from the refrigerated space. The refrigerant leaves the evaporator as saturated vapor and re-enters the compressor, completing the cycle. ठीक है जी, तो ये साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है. In a household refrigerator, the tubes in the freezer compartment where heat is absorbed by the refrigerant serves as the evaporator. The coils behind the refrigerator, those are the black coils, where heat is dissipated to the kitchen air, serve as the condenser. इसकी एक फिगर भी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. ये जो फिगर 11.4 है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये पीछे कंप्रेसर लगा हुआ है सबसे नीचे अगर आप देखें. उसके बाद कॉइल्स हैं, कंडेंसर की कॉइल्स हैं जो काले कलर की होती हैं. उसके ऊपर अगर आप आए तो आपके पास कैपिलरी ट्यूब होती है, स्प्रिंग टाइप. आपको अगर आप रेफ्रिजरेटर की पिछली साइड पे देखें तो स्प्रिंग टाइप मिलेंगी, या आपके पास एक ब्लैक कलर का ट्यूब एक होगी थोड़े ज्यादा डाया की. तो आप इसमें क्या करवाते हैं, कैपिलरी ट्यूब में आप सडन एक्सपेंशन करवाते हैं. किस चीज की? हीटेड वाटर की, या हाई टेम्परेचर वाटर कह रहा हूँ, सॉरी, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट की, जो कि 0.3 है. तो 3 से आप 4 पॉइंट कैपिलरी ट्यूब में अचीव कर रहे हैं, 4 से 1 आप किस में अचीव कर रहे हैं, जो अंदर एवेपोरेटर की आपके पास कॉइल्स आ रही है. फ्रीजर का कंपार्टमेंट जो है उसकी आपके पास -18 डिग्री सेंटीग्रेड है और नीचे आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड है सेटिंग के ऊपर. ठीक है जी. तो ये आपके पास क्या है जी, ये बेसिक इसका फिनोमेना है, यानी स्कीम है इसकी कि किस तरह से ये ऑपरेट कर रहा है. ठीक है जी. अब होता क्या है कि वेपोरेट ऊपर वाले कैबिन में आपके पास टेम्परेचर इतना कम क्यों आता है और नीचे वाले में ज्यादा क्यों आता है? उसकी रीजन ये है कि जो एंट्री पॉइंट है वेपोरेटर का, एंट्री पॉइंट है वेपोरेटर की कॉइल्स का, वो ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है. उसके बाद एक लाइन आती है जो नीचे उसको लेके आती है, उसी एवेपोरेटर कॉइल्स को, यानी उसी रेफ्रिजरेंट को नीचे लेके आती है नीचे वाले कैबिन में. तो नीचे वाले कैबिन का टेम्परेचर इसलिए आपके पास थोड़ा हायर मेंटेन्ड होता है, यानी 3 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेंटेन्ड होता है, जबकि ऊपर आपके पास फ्रीजिंग हो रही होती है. Remember that the area under the process curve on TS diagram represents the heat transfer for internally reversible processes. The area under the process curve 4-1 represents the heat absorbed by the refrigerant in the evaporator. 4 से 1 आपके पास evaporator के दौरान जो heat absorb हो रही है वो, and the area under the process curve 2 to 3, 2 से 3 आपके पास जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो आपके पास represents the heat rejected by the condenser, वो रिजेक्शन हो रही है. A rule of thumb is that COP improves by 2 to 4% for each degree centigrade the evaporating temperature is raised or the condensing temperature is lowered. कंडेंसर का टेम्परेचर आप जितना कम करते जाएंगे और वेपोरेटर का टेम्परेचर आप जितना बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास सीओपी उतनी ही इम्प्रूव करती जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होता जाएगा. ठीक है जी. ये पैरामीटर दोबारा समझ लें कि आपके पास जितना आप एवेपोरेटर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और कंडेंसर के टेम्परेचर को लोअर करते जाएंगे, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होता जाएगा. और इसका रूल ऑफ थंब है कि आप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें फर्क लेके आते हैं, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें
डिफरेंस लेके आते हैं तो आपकी COP जो है वो 2 से 4 आपकी जो COP परसेंट वो बढ़ती है. Another diagram frequently used in the analysis of vapor compression refrigeration cycle is the pH diagram. P से मुराद प्रेशर, S से मुराद एंथैल्पी. तो एंथैल्पी, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम भी इसमें यूज होती है. ये कैसे यूज होती है? शोन इन फिगर 11.5. On this diagram, 3 of the 4 processes appear as straight lines. Straight lines आपकी अपेयर होंगी. कैसे straight lines अपेयर होंगी? पहले आप TS डायग्राम को समझ लें. ये 4 से 1 आपके पास कांस्टेंट प्रेशर का पॉइंट है और 2 से 3 आपके पास कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है. यानी ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट गेन और हीट लॉस QL और QH आपके पास कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहे हैं. ठीक है जी. और एक प्रोसेस आपका कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर हो रहा है. कौन सा प्रोसेस? 3 to 4 प्रोसेस. मैंने आपको बताया था कि थ्रॉटलिंग आपका आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है, यानी उसमें आपकी एंथैल्पी सेम रहती है. तो पीएच डायग्राम की अगर बात करें, इन्हीं दोनों को लिंक करें, अगर हम इन्हीं दोनों को लिंक करते हैं तो पॉइंट 1 to 2 आपके पास ना तो ये कांस्टेंट एंथैल्पी है ना ही ये कांस्टेंट प्रेशर है, क्योंकि इसमें आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं और एंथैल्पी भी रिजल्टेंटली आपके पास बढ़ रही होगी. तो 1 to 2 आपके पास वर्क इनपुट जो आपके पास कंप्रेसर में आ रही थी वो आपके पास एक लाइन आ गई या कर्व आ गई 1 to 2. 2 से 3 आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, हाई हीटेड या हाई प्रेशर रीजन का जो कंडेंसर के अंदर है. 2 से 3 आपके पास QHI जो हीट एक्सपेल आप कर रहे हैं. 3 से 4 आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है. तो 3 की एंथैल्पी और 4 की एंथैल्पी आपके पास सेम आएगी. आइसो एंथैल्पिक या थ्रॉटलिंग प्रोसेस या एक्सपेंशन वाल्व में जो हो रहा था ये वो है. 4 से 1 अगेन आपके पास कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है जो वेपोरेटर में होता है. तो 4 से 1 ये पीएच डायग्राम है. किस चीज की पीएच डायग्राम है? इसके डूम और उसके डूम में फर्क ये है कि इसकी जो इंक्लिनेशन है वो राइट साइड पे होती है और उसकी लेफ्ट साइड पे होती है टीएस डायग्राम की. ये आपके पास रेफ्रिजरेंट की पीएच डायग्राम आ गई. किस साइकिल में? आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल में, रेफ्रिजरेशन साइकिल में. ठीक है जी. अभी इसको स्टडी कर लेते हैं जी. नोटिस दैट, अच्छा दोबारा, another diagram frequently used in the analysis of vapor compression refrigeration cycle is the pH diagram as shown in figure 11.5. On this diagram, 3 of the 4 processes appear as straight lines. 2 of them are constant pressure lines and the one is constant enthalpy line. And the heat transfer in the condenser and evaporator is proportional to the length of the corresponding process area, process curves. तो आपके पास जितनी हीट ट्रांसफर हो रही होगी वो क्या हो रही होगी? इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस कर्व्स. तो आपके पास जितनी उसकी कर्व्स आ रही हैं उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल आपके, यानी ये जो आप प्लॉट करते हैं जब आप एक्चुअल प्लॉटिंग कर रहे होते हैं एज पर योर स्केल, तो आपकी जितनी लेंथ होगी, यानी 2 से 3 की जितनी लेंथ होगी वो आपको बता रही होगी कि हीट लॉस कितना हो रहा है. 4 से 1 आपकी जितनी लेंथ होगी उसकी वो आपको ये बता रही होगी हीट गेन कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है. Notice that unlikely the ideal cycle discussed before, the ideal vapor compression refrigeration cycle is not an internally reversible cycle since it involves an irreversibility, that is throttling process. ठीक है. थ्रॉटलिंग जो है वो irreversible है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते throttling process को. This process is maintained in the cycle to make it a more realistic model for the actual vapor compression refrigeration cycle. If the throttling device were replaced by an isentropic turbine, the refrigerant would enters the evaporator at state 4 dash. ये जो मैंने ऊपर आपको बताई थी कि अगर आप इसको आइसेंट्रोपिक टर्बाइन लगाते हैं तो आपके पास 4 डैश के ऊपर ये एंट्री होगी. फिर क्या होगा? इंस्टेड ऑफ स्टेट 4, as a result the refrigeration capacity would increase by the area under the process curve 4 to 4 dash, and the net work input would decrease by the amount of work output of the turbine. Replacing the expansion valve by a turbine is not practical. However, since the added benefits cannot justify the added cost and complexity. ठीक है जी. तो ये आप प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल नहीं है कि टरबाइन लगा सकें. नेक्स्ट है जी, all 4 components associated with the vapor compression refrigeration cycle are steady flow devices. steady flow devices का एक्सप्लेन जो है वो थर्मो 1 में मैंने किया हुआ है कि steady flow devices क्या होती हैं. steady flow devices में आपके पास राइट साइड के ऊपर क्या होता है? एंथैल्पी होती है.
ठीक है जी। अब and thus all four processes that make up the cycle can be analyzed as steady flow processes. The kinematic and potential energy changes of the refrigerant are usually small relative to the work and heat transfer terms. तो वो दोनों इग्नोर हो जाती हैं, therefore they can be neglected. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आप निगलेक्ट कर देते हैं, रिजल्टेंटली आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो आपके पास क्या होती है, स्टडी फ्लो इक्वेशन जो बनती है क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू enthalpy difference, enthalpy at exit, enthalpy as inlet. The condenser and the evaporator do not involve any work. Condenser और evaporator में कोई work नहीं हो रहा, and the compressor can be approximated as adiabatic. Then the COP of the refrigerant and heat pumps operating on the vapor compression cycle can be expressed as COP क्या हो जाएगी, QL over W net in होता है, QL आपके पास क्या आ रही है, H1 minus H4, यानी आपके पास QL आपके पास हीट अब्जॉर्प्शन आ रही है, अब्जॉर्प्शन में H1 minus H4 का डिफरेंस आप बता रहे हैं, वो कितना आएगा, वो आ गया QL डिवाइडेड बाय आपके पास डब्ल्यू नेट इन होता है, डब्ल्यू नेट इन आपके पास कंप्रेसर के ऊपर आता है जो कि दो इंथैल्पीज का डिफरेंस होगा, कौन कौन सी इंथैल्पी, H2 माइनस H1, कंप्रेशन के बाद इंथैल्पी और कंप्रेशन से पहले वाली इंथैल्पी। सीओपी ऑफ रेफ्री सॉरी हीट पंप की अगर बात करें तो हीट पंप में क्यू एच होता है आपके पास, क्यू एच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट इन, क्यू एच आपके पास क्या आएगा, H3 माइनस H2 या H2 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 तो सेम रहा ना, जो नेट इनपुट थी वो आपके पास वही रही, और सीओपी ऑफ हीट पंप आपके पास क्या आ गई जी, H2 माइनस H3 आ गई, where H1 is basically Hg at P1 and H3 is basically HF at P3, यानी P3 P2 प्रेशर सेम रहेगा, हाई प्रेशर के ऊपर H3 आपके पास क्या होगा, इनफैक्ट हाई प्रेशर के ऊपर फ्लूइड की जो एंथैल्पी है वो होगी, और H1 आपके पास क्या होगा, गैसियस एंथैल्पी होगी लो टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर, सॉरी, in ideal cases. Vapor compression refrigeration backdates to 1834 when the Englishman and फ्ला ये उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एग्जाम्पल 11.1 जो है ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें इंशाल्लाह हम एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को कवर करेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछें। सर जी 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 सर HVAC के सर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं सर सब में यही प्रोसेस यूज होते हैं। जी। HVAC में ना असल में मैंने आपको उस दिन बताया था कि बेसिक साइकिल जो है ना वो रेफ्रिजरेशन के साइकिल्स होते हैं जिनकी टाइप्स हैं आगे, गैसियस रेफ्रिजरेशन होती है, और इसके अलावा आपके पास अब्जॉर्बर्स होते हैं, अब्जॉर्प्शन वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल होता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है। जो छोटे पैकेज यूनिट होते हैं ना, छोटे पैकेज यूनिट्स यानी कम स्केल के यूनिट्स, उनमें कंप्रेसर्स यूज हो रहे होते हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल के यूनिट्स होते हैं उनमें आपके पास अब्जॉर्बर्स यूज हो रहे होते हैं, वो वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल आएगा, वो इससे आगे आएगा। तो ये कंप्रेशन के जो साइकिल हैं ये एचवीएसी के सिस्टम, मतलब हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम है उसमें आपके पास कंप्रेशन जो है ये बेसिकली रेफ्रिजरेशन के लिए मोस्टली यूज हो रहा होता है, इसमें आप एयर कंडीशनिंग और हीटिंग वेंटिलेशन के लिए इसको यूज नहीं करते, लेकिन बेसिक यही है, यानी एचवीएसी की बेसिक यही है, जो फिनोमेना हैं वो यही रहेंगे। हाँ, आपका कंप्रेसर रिप्लेस हो जाता है, आपका एक्सपेंशन वाल्व रिप्लेस हो जाता है, बस यही दो चीजें जो है इन्हीं के साथ आप प्ले कर रहे होते हैं, बाकी वेपोरेटर वैसे ही रहता है और कंडेंसर भी वैसे ही रहता है। ठीक है सर। सर एक और बार पीएच डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। जीपीएस डायग्राम को मैं टीएस डायग्राम के साथ लिंक कर देता हूँ। इसमें यह है कि अगर आप वैसे मोबाइल पे ले रहे हैं लेक्चर या आपके पास कंप्यूटर है? नो सर, लैपटॉप है। अच्छा, आप इस तरह से करें कि एक तो ये मेरी प्रेजेंटेशन खुली है, इसी से स्प्लिट स्क्रीन करके ना आप एक साइड पे टीएस डायग्राम, या मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों को छोटा करके आपको इकट्ठा बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत छोटे हो जाएंगे। अच्छा, आप साइड पे मुझे ओपन एक कर मिनट लेते दें। हाँ जी, सर साइड पे ओपन कर लेते हैं ना फिर। हाँ आप ओपन कर लें टीएस डायग्राम, मैं आपको पीएच डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, आप लिंक करते जाइएगा प्रोसेसेस को टीएस डायग्राम के साथ।
ओके सर, कर लिया ओपन। बस मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं देख लूँ, शायद मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हूँ, अगर स्लाइड्स हैं तो वो बेहतर हो जाएगा, उसमें थोड़ी लार्ज किस्म की वो आएंगी आपके पास फिगर्स ना। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। मुझे मिली नहीं है। आप ऐसा करें, टीएस डायग्राम को खोल लें, मैं आपको पीएच डायग्राम जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी आप लिंक कर लीजिएगा। 1 to 2 ओके। प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास होता है कंप्रेसर का प्रोसेस। उसमें आप कंप्रेशन कर रहे होते हैं। कंप्रेशन के रिजल्ट में दो चीजें बढ़ती हैं, आपके पास टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है और आपके पास प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी चीज का और प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, यानी ये दोनों चीजें जब आपके पास बढ़ती हैं तो इंथैल्पी आपकी राइज करती है, इंथैल्पी आपकी बढ़ती है। इंथैल्पी इज बेसिकली योर टोटल हीट कंटेंट व्हेन वी आर इनकॉर्पोरेटिंग या व्हेन वी आर पुशिंग फॉरवर्ड। या आप इस तरह से पुशिंग फॉरवर्ड है, आप इस तरह से समझ लें कि जब हम किसी चीज में किस चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिजल्टेंटली क्या कर रहे हैं, हम उसकी वर्क करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और उसका प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वर्क करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी टोटल हीट कंटेंट उसका बढ़ रहा है। टोटल हीट कंटेंट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो इंथैल्पी होती है। तो 1 to 2 आपने क्या किया, आपने प्रेशर भी बढ़ाया और इंथैल्पी भी बढ़ाई। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास इंथैल्पी है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास प्रेशर है। तो प्रेशर आपने बढ़ाया और एंथैल्पी बढ़ाई तो 0.2 आपके पास अचीव हो गया। ये किस में बढ़ाया आपने, कंप्रेसर के केस में बढ़ाया। अब कंप्रेसर के बाद कंडेंसर का पॉइंट आता है, तो 2 से 3 आपके पास कांस्टेंट प्रेशर का पॉइंट है, यानी उस लाइन के ऊपर अगर टीएस डायग्राम को हम देखें तो 2 से 3 आपके पास कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें से हीट निकल रही है, निकल के कहाँ जा रही है, बाहर एनवायरनमेंट में जा रही है। जो आपके पास घर में एसी लगा होता है, एसी के बाहर जो आउटडोर होता है, आउटडोर के बाहर जो पंखा लगा होता है, वो कंडेंसर की कॉइल्स होती हैं। वहां से क्या हो रहा था, वो पंखा आपका हीट निकाल रहा होता है। अगर आप उसके आगे हाथ रखें खड़े हों तो आपको फील होगा कि वो गर्म हवा फेंक रहा है। गर्म हवा क्यों फेंक रहा है, अंदर कंडेंसर की कॉइल्स होती हैं। कंडेंसर की कॉइल्स के अंदर क्या होता है, उन कॉइल्स के अंदर आपके पास रेफ्रिजरेंट आ रहा होता है। और वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्यों बढ़ा होता है, वो टेम्परेचर इसलिए बढ़ा होता है कि आपने उसको कंप्रेस किया है। जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो आप उसकी थर्मल कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी इंथैल्पी भी बढ़ा देते हैं और उसका प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। फिर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसमें से हीट निकालते हैं। 2 से 3 प्रोसेस है। 3 to 4 प्रोसेस आपका आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग का प्रोसेस है। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस क्या होता है कि आप एंथैल्पी को सेम रखते हैं, 0.3 और 4 की एंथैल्पी सेम होती है। आप थ्रॉटलिंग के थ्रू क्या करते हैं, कूलिंग का इफेक्ट जनरेट करते हैं, प्रेशर भी ड्रॉप करवाते हैं और कूलिंग का इफेक्ट भी जनरेट करते हैं। यानी टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है और प्रेशर भी ड्रॉप होता है। तो 3 to 4 पॉइंट आपके पास क्या है, थ्रॉटलिंग या एक्सपेंशन वाला। 4 to 1 अगेन आपके पास वेपोरेटर है। वेपोरेटर में क्या होता है कि आपके पास हीट अब्जॉर्ब होती है। जब आपके पास हीट अब्जॉर्ब होगी तो अगेन आप उसकी थैलेपी जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो इवेपोरेटर की कॉइल्स होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं। कंडेंसर भी कांस्टेंट प्रेशर इक्विपमेंट है और इवेपोरेटर भी कांस्टेंट प्रेशर इक्विपमेंट। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूँ। नो सर, क्लियर सर, बस वो थोड़ी सी कर
ये तो सर इसलिए मसला हो रहा था कि शायद कुछ चीज़ें वेरी करेंगी यहाँ पे, इसलिए। नहीं नहीं कोई इशू नहीं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक्सक्यूज मी सर, ये फाइनल का सिलेबस चैप्टर 10 और 11 दोनों होंगे? हाँ जी 11 और इसके बाद भी होगा। अभी तो यकम को है फाइनल। ठीक है। हाँ 11 के बाद भी एक चैप्टर आएगा, वो भी करेंगे। और जी नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें। आज आपको माफ़ी है, पिछली क्लास में कुछ लोग भाग गए थे, वो अपना कैमरा ऑन करेंगे और माइक ऑन करेंगे, उनके साथ मैं ज़रा बातचीत कर लूँ। बाकी लोग अपना लिख के लीव कर दीजिएगा, लेकिन जिनके मैं नाम बोलूँगा वो लीव नहीं करेंगे। उनमें रोल नंबर 49 है, 61 है और 63 है। 49, 61 और 63। इनके अलावा लीव कर दें। 49, 61 और 63 लीव नहीं करेंगे। इनसे बात करेंगे, उसके बाद लीव करेंगे। ओके सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. हाँ जी, रोल नंबर 49 ज़रा अपना कैमरा भी ऑन करें और अपना माइक भी ऑन करें। हाँ जी, कहाँ गए थे जी पिछले लेक्चर में? सर वो जरा फादर की मेडिसिन लेनी थी सर, उसके लिए गए थे। तो यार आपने किसी को बताया? चैट में लिख जाते हैं। सर वो सॉरी सर, इमरजेंसी जाना पड़ा था सर, रिसेंटली फादर का एक्सीडेंट हो गया था, उनका फुट फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, चलें बता तो जाया करें यार, एटलीस्ट बता दिया करें कि सर मैं मतलब आई एम लीविंग इन इमरजेंसी, इतना एक मैसेज कर दिया करें। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। चलें शाबाश। 61 ठीक है, आप लीव कर दें। ओके सर। 61 जरा जी खोलें अपना माइक भी और कैमरा। हाँ जी, कहाँ थे अभी? सर मैंने अपना रोल नंबर ही एंड पे वो लिखा था और सर जी बताया भी था आपको सर। लेकिन जब मैं कॉल कर रहा था तब आप मेरी कॉल का आंसर नहीं कर रहे थे। सर वो मेरा माइक सर, वो जैसे आपने कहा था फिर मैं अपने अगला रोल नंबर कॉल कर लिया था मैंने सर, ये राइट डाउन भी किया था रोल नंबर अपना। तो वो तो राइट डाउन तो किया होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने लीव नहीं ना किया, आपने लीव किया बहुत लेट। सॉरी सर, मुझे लगा मैंने लीव कर दिया सर। अच्छा, ये बिल्कुल सच्ची बात है या इसमें कुछ झूठ भी है? सर मैं जब आपने कॉल किया था मैंने आपको बताया भी था और राइट डाउन कर दिया, मुझे ये लगा मैंने लीव कर दिया सर, मैंने वो फिर मिनिमाइज कर दिया होगा। अच्छा चलें, आइंदा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर कीजिएगा, ठीक। ओके ओके थैंक यू। लीव कर दें राइट करके ना रोल नंबर। ओके सर, राइट डाउन कर दिया सर, अब लीव कर। ओके लीव कर दें, अल्लाह हाफिज़।